नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम व्यापम की ग्रुप 4 परीक्षा से जुड़े हुए हिंदी सब्जेक्ट के बारे में और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही उससे जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी यानी कि परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन या उज्ज्वल। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है वो है फर्स्ट वाला पुस्तकालय। पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है और यह स्वर संधि का उदाहरण है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद देखिए, पुस्तक प्लस आलय। और दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि जैसे जिसमें दो मात्राएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए छोटा अ और छोटा अ मिलकर बड़ा अ बनाता है, या छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, या छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये दीर्घ स्वर संधि यानी कि बड़ी मात्रा, दीर्घ का मतलब है बड़ी, तो बड़ी मात्रा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है मही प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या मही प्लस उत्सव। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद है वो होगा महा प्लस उत्सव, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, महा प्लस उत्सव। अब देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद ये एक गुण संधि है। अब गुण संधि क्या होती है, इसको भी आप बारीकी से जानिएगा, आपको बहुत काम आने वाली है। गुण संधि वह संधि होती है जिसमें दो अलग अलग मात्रा मिलकर एक तीसरी अलग मात्रा का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसमें महा और उत्सव, महा में आ का मतलब आ की मात्रा है, महा आ की मात्रा, और उत्सव में ऊ देखिए छोटा ऊ, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे, ओ, महोत्सव। तो ये होता है गुण, ये इसका गुण है कि ये दो मात्रा अलग होने के बावजूद भी तीसरी अलग मात्रा का ही निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य है उसके लिए कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन है गे, देय, पेय या दान। तो जो देने योग्य है वो क्या होगा, वो होगा देय। दान दिया जाता है, इसलिए इसको आप सही नहीं कह सकते, दान दिया जाता है, लेकिन जो देने योग्य होता है उसे देय कहा जाता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जो देने योग्य के लिए उचित वाक्य है वो देय है। देय का अन्य अर्थ होता है दातत्व। देय विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है सब एक सा होना, बुरे में और बुराई चढ़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, या अधिकार प्राप्ति के लिए गलत काम करना। तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो इसका मतलब क्या होता है कि निर्लज्ज हो जाना। थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान चले जाने के बाद किसी भी बात का भय नहीं रहता है, यानी कि अर्थात निर्लज्ज हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न के लिए सही विकल्प का चयन करें। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। इसका सही विकल्प बताना है। ऑप्शन है परिश्रम कोई करे, लाभ किसी और को मिले, या निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग, किसी को उसी की युक्ति या चाल से बेवकूफ़ बनाना, या अपराध कोई करे, दंड किसी और को मिले। तो देखिए, अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई, तो इसका मतलब क्या है कि मेहनत कोई और कर रहा है और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, यानी कि उसका जो है उपयोग कोई और, मतलब बच्चे कोई और लेके जा रहा है। तो इसमें देखिए, एक जैसे शब्द, जैसे पहला और चौथा वाला जो है ये लगभग सेम लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध जो आखिरी वाला है वो अपराध से दिया गया है, जबकि अंडे सेवे कोई ये एक परिश्रम की बात है, इसलिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। राजू ने काफ़ी मेहनत करके अपने पिता की कंपनी को आगे बढ़ाया, तो ये वाक्य प्रयोग रहेगा। परंतु राजू के पिता ने पूरी कंपनी उसके भाई रोहित के नाम कर दी, यानी कि राजू ने पूरी मेहनत की और उसका जो क्रेडिट, मतलब कंपनी जो है पूरी कौन ले गया, उसका भाई। तो यही कहावत होती है, अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। अगला प्रश्न है, आखेटक के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनें। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, और इसका जो सही आंसर है वो होगा सेकंड वाला, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक या लुब्धक और व्याध। तो ये सभी के सभी क्या है, आखेटक के पर्यायवाची शब्द हैं। आखेटक के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति दी हुई है, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याध। आखेटक के सभी पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है, शिकारी। शिकारी भी इसी के अंतर्गत, यानी शिकारी को ही बहेलिया कहा जाता है, लुब्धक या व्याध यही कहलाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनें। ऑप्शन है जलधर। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको पूरी तरह से सचेत रहना है, पूरी तरह से आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्दों को। मैं इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ। तो समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति कौन सी होगी। ऑप्शन है जलधर, वारिधि, पयोध या नदीश, सागर, अम्बुज, जल्दी या अब्ज, जलधि, वारिधि, सागर, नदीश, या उदक, नदीश, सलील या सागर। देखिए, सभी में एक ना एक ऐसा शब्द है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, जलधि, वारिधि, सागर और नदीश। समुद्र के लिए सभी पर्यायवाची शब्द हैं जलधि, वारिधि, सागर, नदीश, और अन्य भी दिए हुए हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन कीजिए। ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें अगर हिंदी के पूछा जा रहा है आपसे, तो ये वाले प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल इस पार्ट को अपना बेस्ट पार्ट बना के रखिए। ऑप्शन है बहिष्कार। बहिष्कार मतलब सभी बहिष्कार ही आपको शुद्ध बताना है, तो शुद्ध वाला तो फर्स्ट वाला है, बहिष्कार।
छोटी ई की मात्रा वाला। बहिष्कार का अर्थ क्या होता है कि किसी को त्याग देना, यानी बाहर निकालना या निकालने की क्रिया। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, तो ये उसका वाक्य प्रयोग है। अगला प्रश्न है मुदित महीपति मंदिर आए, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या संदेह अलंकार। तो देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए इस काव्य में म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार, यानी कि जिसमें भी वर्ण की आवृत्तियाँ होती है उसमें क्या होता है? देखिए मुदित महीपति मंदिर, यानी कि मुदित में भी म है, महीपति में भी म है और मंदिर में भी म है, तो इसमें क्या होता है? अनुप्रास, यानी कि बार बार जो रिपीट होता है ना, वर्ण जो रिपीट होता है उसको हम अनुप्रास अलंकार में लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अगला है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। तो काली घटा का घमंड घटा यह यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक जैसे दो शब्द दिए होंगे आपको, जैसे घटा इसमें 2 बार दिया है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है हर बार अलग रहेगा। काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड घटा यानी कि घमंड कम हुआ। तो यहाँ पे घटा जो है उसका 2 अलग अलग अर्थ है। पहला घटा का है बादल और दूसरा घटा यानी कम होना। तो इस तरह से कर सकते हैं, यमक अलंकार कहलाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का समास विग्रह होगा। ऑप्शन है राष्ट्र का पति, राष्ट्र ही पति, राष्ट्र के लिए पति या राष्ट्र के समान पति। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है लेकिन बहुत ईजी है। इसमें राष्ट्र का पति जो है वो राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट वाला। राष्ट्रपति शब्द का समास विग्रह है राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति शब्द में तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति ही पति, राष्ट्र के लिए पति, राष्ट्र के समान पति, ये गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि अ उपसर्ग से सही शब्द है, यानी अ उपसर्ग से बना है? ऑप्शन है आगमन, आघात, अतिथि या अनुमान। तो देखिए इसमें आगमन, आघात और अनुमान तीनों गलत है। अतिथि जो है बिल्कुल सही होगा। आगमन में आ प्लस गमन रहेगा जिसमें अ नहीं आएगा। आघात में आ प्लस घात होगा। अनुमान में अनु प्लस मान। तो यहाँ अतिथि होगा अ प्लस तिथि, यानी निश्चित तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। अतिथि शब्द में अ उपसर्ग है, अ प्लस तिथि, इसलिए यह राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? ऑप्शन है प्रबल, उपकार, अनुशासन या दास। तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? प्रबल, उपकार और अनुशासन तीनों में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रबल में प्र, उपकार में उप, अनुशासन में अनु। दास जो है वह एक पूर्ण शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। दास का मतलब होता है नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर, भृत्य, किंकर, और इसके विलोम शब्द होते हैं स्वामी या दासी। अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आधुनिक, गौण, पूर्ववत या पूर्वात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है आगे की बात, यानी पश्चात, और पौर्वात्य जो होता है वो पीछे का होता है। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा, पौर्वात्य। एक दूसरे के विपरीत शब्द अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख दुख, रात दिन, अवनी अंबर आदि। अगला प्रश्न है ऋजु शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अवक्र, वक्र, सहृदय या कोई भी नहीं। तो देखिए ऋजु यानी कि एक रेखा को कहा जाता है और इसका विलोम क्या होगा? वक्र। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, वक्र। ऋजु जो है इसका शब्द जो विलोम होगा वो वक्र होगा। ऋजु का अर्थ होता है सीधी रेखा, जबकि वक्र का होता है टेढ़ा। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपको व्यापम की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। आपको हर तरह की वीडियोज़ मिलेगी, हर एक एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी, इसके साथ आपको ट्रिक्स भी मिलेगी जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।